India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पलटा। ट्रायल कोर्ट के गलत और अनुचित फैसले को किया रद्द। कहा सबूतों की जांच ठीक से नहीं हुई। – 2018 कठुआ बलात्कार मामले में एसएचओ आनंद दत्ता को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी जमानत। शेष सजा किया निलंबित। जमानत बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पुलिस के ढीली रवैये पर जताई नाराजगी। कहा पुलिस के कारण 18 महीने से लंबित है मामला। ट्रेनों में बिना टीके की यात्रा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जताई नाराजगी। कहा लापरवाह नागरिक नहीं कर सकते मौलिक अधिकार का दावा। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कहा कि बरी करने के आदेश को तभी पलटा जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण न केवल गलत हो बल्कि अनुचित और विकृत भी हो सकता। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का आदेश को रद्द कर दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सबूतों की ठीक से जांच की जाती तो उस मामले में फैसला उलट दिया जाता। हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा कि बरी करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण न केवल गलत हो बल्कि अनुचित और विकृत भी हो। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील में टिप्पणी की, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के फैसले को उलट दिया गया था और अपीलकर्ता का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार एक संभावित दृष्टिकोण था जो न तो विकृत और न ही अनुचित था और वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में हाईकोर्ट द्वारा इसे उलटना या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता एक लोक सेवक था जिससे हाईकोर्ट द्वारा 1 वर्ष की अवधि के कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई थी। उसे आपराधिक कदाचार, रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। परिवादी को अपीलकर्ता को समान भुगतान करने के लिए कहा गया था। पैसा सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने जब्ती सूची तैयार की और छापे के बाद मेमो तैयार किया गया। अपीलकर्ता ने अपनी अपील में तर्क दिया कि हाई कोर्ट को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों को नोट करने के अलावा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि सीबीआई के एक गवाह यानी जांच अधिकारी सीबीआई को छोड़कर किसी अन्य गवाह की वर्तमान मामले में जांच की गई थी, भले ही अन्य सीबीआई द्वारा कई औपचारिकताएं पूरी की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने फैसले में संबंधित गवाहों का परीक्षण न होने को बरी करने के कारकों में से एक माना। बेंच ने कहा कि अगर लोक अभियोजन इस बात से संबंधित है कि कुछ गवाह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अदालत के समक्ष उस गवाह को पेश नहीं करने की स्वतंत्रता है। रिकॉर्ड पर सभी सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट का विचार था
कि ट्रायल कोर्ट बिना किसी आधार के निष्कर्ष पर पहुंचा और मुख्य रूप से शंका और अनुमान से प्रेरित था। अगर सबूतों की ठीक से जांच की जाती तो उस मामले में फैसला उलट दिया जाता। इसके बाद न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एक दंडात्मक कानून होने के कारण सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि एक आपराधिक शिकायत में विशिष्ट अभिकथन जो अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसका होना अनिवार्य है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 में कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी है और कंपनी के लिए जिम्मेदार है। साथ ही कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। कोर्ट डेली लाइफ रिटेल एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नामक एक कंपनी के कई निदेशकों में से एक निष्क्रिय निदेशक द्वारा दायर 2 याचिकाओं पर विचार कर रहा था। याचिका में अधिनियम की धारा 138 और धारा 141 के तहत शुरू की गई शिकायत के मामलों और अन्य कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। यह भी प्रार्थना की गई कि साकेत न्यायालयों के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्वहन की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी जाए। मामला चेक डिसऑनर से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 पर न्यायिक निर्देशक पढ़ने से यहां ऊपर की गई चर्चा के आलोक में इस न्यायालय की राय की गई एनआई अधिनियम एक दंडात्मक कानून होने के कारण सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार एक आपराधिक शिकायत में विशिष्ट अधिकथन जो कि एनआईए अधिनियम की धारा 141 आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल जून से उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों से संबंधित एक मामले के लंबित रहने पर नाखुशी व्यक्त की। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वो अपराध शाखा पुलिस के ढीले रवैये और अधिकारियों और राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले एसपीपी की गैर उपस्थिति के कारण संबंधित सत्र न्यायालय को मामला देने में सक्षम नहीं है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या और एक डीसीपी के सिर में चोट लगने के संबंध में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जांच अधिकारी द्वारा 1 नवंबर 2021 के अपने आदेश के संदर्भ में आरोपी अतहर खान को मामले की प्रति नहीं दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि न तो जांच अधिकारी और न ही संबंधित एसपीपी अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने जांच अधिकारी को सह आरोपी शादाब खान को मामले की प्रति देने के निर्देश दिए। अदालत ने आईओ और डीसीपी से अपने विशेष पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर से स्पष्टीकरण मांगा कि अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाए। अब इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी। दोपहर 1 बजे के करीब प्रदर्शनकारी डंडा, लाठी, बेसबॉल बैट, लोहे की छड़ और पत्थर लेकर मुख्य वजीराबाद रोड पर जमा होने लगे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया, वो हिंसक हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के संबंध में सड़कों और परिवहन के अन्य साधनों समेत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा का आकलन उद्देश्य से 6 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक विकलांगता ऑडिट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने देखा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पूरे शहर में स्पष्ट रूप से दिख रही है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा, विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक और सक्षम बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता पूरे शहर में स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। आंदोलन की स्वतंत्रता को हर से सम्मानित और आश्वस्त किया जाना चाहिए। इसे नागरिक सुविधाओं की कमी से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऑडिट के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होगी। पीठ ने इस प्रकार निर्देश दिया। उपरोक्त कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में आवश्यक सुविधाओं वाले व्यक्तियों को सक्षम करने के लिए मुख्य सचिव के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की मदद ले सकती है।
अदालत एक युवा स्कूली लड़की द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जो कमर से नीचे स्थायी रूप से कमजोर हो गई और व्हील चेयर से चलती है। वो फुटपाथ, संकरी गलियों और परिवहन सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन के अन्य रूपों का उपयोग करने में असमर्थ थी। पीठ ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, नई दिल्ली नगर परिषद के साथ साथ ऐसी अन्य एजेंसियों समेत प्रत्येक एजेंसी एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेगी, जो विकलांग व्यक्तियों को उचित सुविधाओं के प्रावधान के लिए GNCDC द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की सहायता करेगा। इधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पक्ष में 7,000 करोड़ का मध्यस्थता पुरस्कार मांगने में अहंकारी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को लागू करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका की सुनवाई के दौरान मेहता द्वारा न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पक्ष में 7,000 करोड़ से अधिक के मध्यस्थता आदेश को अंजाम देने की मांग की थी। इधर DMRC की ओर से पेश हुए मेहता ने अदालत को बताया कि एक एस्क्रो खाते में 1,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामला दिल्ली मेट्रो से जुड़ा है, जिसके पास पैसा नहीं है और इसलिए सरकार बैंकों के साथ बैठने को तैयार है ताकि रिलायंस का कर्ज और देनदारियां अपने ऊपर ले सकें। DMIPL की ओर से पेश अधिवक्ता प्रतीक सिकेरिया ने कहा कि उनके मुवक्किल ने उन ऋणदाताओं से बात की थी जिन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मेहता ने प्रस्तुत किया कि यदि ऐसा है तो इसे बताते हुए एक हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। सिकसरिया ने हालांकि इनकार कर दिया और कहा कि ये एक निष्पादन याचिका थी और वो इस संबंध में कोई हलफनामा दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं थे। सिकसरिया ने कहा कि DMRC और सरकार के खाते में पर्याप्त धनराशि है और वो आसानी से पैसे का भुगतान कर सकते हैं। कोर्ट ने इस बीच कहा कि अगर DMIPL नहीं चाहती कि सरकार बैंकों के साथ डील करे तो कोई विकल्प नहीं है। अदालत ने अब DMRC को अपने बैंक खाते का विवरण देने का निर्देश दिया है ताकि वो उनके पास उपलब्ध धन का जायजा ले सके। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट मामले में चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने 111 पेज की चार्जशीट में शूटआउट मामले में कोर्ट के सामने कई अहम जानकारियां भी दी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जांच में जानकारी मिली कि रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करने वाले को 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। गैंगस्टर टिल्लू ने इन दोनों शूटरों को प्रोफेशनल वकील की पूरी ट्रेनिंग 1 महीने तक कराई गई थी। ये ट्रेनिंग आरोपी उमंग के घर हैदरपुर में कराई गई थी। इसके अलावा मंडोली जेल में बंद टिल्लू द्वारा शूटआउट की योजना तैयार करने और उसे पूरा करने तक की पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट में दाखिल की है। 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट नंबर 207 में 2 शूटरों ने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर भी मारे गए थे। इस घटना की जांच के लिए पुलिस ने टिल्लू को जेल में जबकि साजिश में शामिल उमंग यादव को हैदरपुर से गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए 9 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से 1 नंबर विदेश का भी शामिल है। इन नंबरों से केवल व्हाट्सएप या सिंगल ऐप के जरिए ही बात होती थी। इधर कई नंबर ऐसे भी हैं जो कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिए गए थे। जांच में घटना आरोपी उमंग ने बताया कि वो LLB कर चुका है। करीब 1.5 साल पहले रोहिणी कोर्ट में उसकी मुलाकात उमेश काला नाम के बदमाश से हुई थी। उमेश काला से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जेल से ही उससे बात करता था। इस दौरान जेल से ही उमेश ने उमंग की बात टिल्लू से करवाई और उसके बाद टिल्लू भी उमंग से बात करने लगा। जांच में ये सामने आया कि टिल्लू ने उमंग के पास 23 अगस्त को जगदीप और राहुल नाम के शूटर को भेजा और इन दोनों को वकील जैसी ट्रेनिंग देनी है। उसने ये भी बताया कि यही दोनों शूटर गोगी को मारेंगे। इसकी पुष्टि उमंग के घर से मिले CCTV फुटेज से भी हुई है। शूटआउट के लिए की गई प्लानिंग के मुताबिक पहले गोगी की सुरक्षा की रेकी करनी थी। इसके लिए 13 सितंबर को जब गोगी को पानीपत कोर्ट में हर्षिता दहिया हत्याकांड के मामले में पेशी के लिए लाया गया था, तब उमंग और जगदीप इन दोनों ने गोगी की सुरक्षा की रेकी की थी। जांच के दौरान पता चला कि घटना से 1 दिन पहले उमंग और जगदीप ने राकेश ताजपुरिया
नाम के बदमाश से मूर्थल में हथियार लिए थे। साथ ही उमंग और जगदीप ने एम्स के पास एक शख्स से वकीलों की ड्रेस भी ली। इस बीच चिल्लू जेल से व्हाट्सएप कॉल के जरिए दोनों से लगातार संपर्क में बना हुआ था। 2018 कठुआ बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए 6 आरोपियों में से एक आनंद दत्ता को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति चेजिंदर सिंह ने और न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ ने दत्ता की शेष सजा को निलंबित कर दिया और आदेश दिया कि उन्हें व्यक्तिगत जमानत बॉन्ड का प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। कठुआ मामला जनवरी 2018 का है, जब जम्मू कश्मीर में कठुआ के पास रसाना गांव में एक मंदिर पुजारी और अन्य लोगों द्वारा खानाबदोश बकरवाल समुदाय की 8 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। मामले में 7 आरोपियों में से 6 को सत्र न्यायाधीश पठानकोट ने दोषी ठहराया था। दत्ता, जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, घटना के समय स्टेशन हाउस ऑफिसर थे। दत्ता को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दत्ता की अपील के लंबित रहने के दौरान सजा को स्थगित करने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई थी। आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विपिन घई ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की किसी भी भौतिक विवरण से पुष्टि नहीं हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी केवल 11 जनवरी 2018 को एसएचओ का कार्यभार संभाल रहा था और नियमित एसएचओ 12 जनवरी 2018 को छुट्टी से लौटा था। ये भी तर्क दिया गया कि किसी भी सबूत को नष्ट करने का कोई अवसर नहीं था। वकील ने आगे बताया कि आरोपी ने उसे दी गई मूल सजा के आधे से अधिक भोग लिया है। जम्मू कश्मीर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि अपराध प्रकृति के जघन्य हैं और आवेदन अपीलकर्ता पुलिस बल का सदस्य होने के नाते आरोपी व्यक्तियों के साथ अन्याय को कायम रखने के लिए सहयोग करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उसने उस स्कूल के प्रधान अध्यापक को हिरासत में ले लिया है जहां मैनपुरी की एक 16 वर्षीय लड़की वर्ष 2019 में फांसी पर लटकी पाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ मैनपुरी की एक 16 वर्षीय लड़की मौत के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। उक्त लड़की उसके स्कूल में वर्ष 2019 में लटकी पाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कई मौकों पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामले की जांच करने के तरीके पर नाराजगी भी व्यक्त की। 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट में बताया गया कि 2 मौकों पर यानी 6 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 को मृतक की मां कोर्ट में गई थी। हालांकि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि 6 दिसंबर 2021 को न्यायिक अधिकारी छुट्टी पर थे, जबकि 14 दिसंबर 2021 को शोक के कारण कोर्ट में कोई काम नहीं हो पाया था। हालांकि ये प्रस्तुत किया जाता है कि वो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए किसी भी तारीख को अदालत में पेश हो सकती है। इसे देखते हुए कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। मृतक की मां को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 22 दिसंबर 2021 को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने दें। इसके साथ ही मामले को अब 11 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अनुमति देने से न केवल कोविड के विस्फोटक रूप से फैलने से कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 2 जनहित याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। दरअसल राज्य सरकार के फैसले के अनुसार केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को लोकल ट्रेनों में चढ़ने और मॉल और कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति दी गई है। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से एक हलफनामे में ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को लोकल ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति देने से सरकार के फैसले के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा था कि इस मुद्दे में उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करना चाहिए जिन्हें या तो कोई भी डोज नहीं लगी है या फिर एक डोज मिली है। इन लोगों की रोजी रोटी दैनिक मजदूरी पर निर्भर करती है और वो परिवहन के अन्य साधनों का खर्च नहीं उठा सकते। राज्य की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है, बिना टीकाकरण वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अनुमति देने का मतलब है कि खतरे को आमंत्रित करना। सरकार ये जोखिम नहीं उठा सकता। अलग अलग याचिकाओं में कार्यकर्ता फिरोज मिथोर बोलवाला ने
योहन तेंगरा से मांग की है कि मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर लोकल ट्रेनें सभी लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाए, भले ही उनके टीकाकरण की स्थिति कुछ भी हो। अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि टीकाकरण की स्थिति के आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद राज्य सरकार इस तरह के आदेश पारित कर रही है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की निर्माता अभिनेत्री आलिया भट्ट और लेखक एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत में मुंबई की एक अदालत द्वारा जारी समन पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने अगस्त में अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे आदेश के जरिए बढ़ा दिया गया है। मुंबई के मंझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बाबूजी शाह द्वारा दायर मानहानि शिकायत में समन जारी किया था। शाह ने गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा किया था और उन्होंने दावा किया कि मुंबई की माफिया क्वींस नाम की पुस्तक जिस पर फिल्म आधारित है, उस उपन्यास में काठियावाड़ी पर अध्याय मानहानि कारक थे। पुस्तक ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन किया। संजय लीला भंसाली भट्ट और लेखकों के साथ निर्माता भंसाली प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने इस तरह के समन के मुद्दे और उनके खिलाफ जारी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। निर्माता और भट्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी के कथित दत्तक पुत्र शाह के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि मानहानि के अपराध के गठन के लिए आवश्यक शर्तों को नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पुस्तक में भी लेखकों ने दत्तक पुत्र के बारे में ज्ञान होने की बात स्वीकार की थी। कोर्ट ने उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मुद्दा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि मानहानि के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों तक सीमित है। इसलिए शाह के लिए ये साबित करना महत्वपूर्ण था कि वो उनमें से एक थे और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.